बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि वो अब बीजेपी में ही रहेंगे और कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का बीजेपी के साथ मजबूत रिश्ता है। नीतीश ने कहा कि उनके लोगों ने ही 2 बार गलती करवा दी थी, जिसकी वजह से वो आरजेडी के साथ चले गए थे। नीतीश ने कहा कि 2 बार मेरे लोगों ने गलती करवा दिया, हमको खराब लगा तो दोनों बार हटा दिए। हम तो शुरू से ही बीजेपी के साथ थे, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोगों का कितना मजबूत रिश्ता है बीजेपी से, 1996 से हम इनके साथ हैं, अब साथ चलेंगे, इनके साथ ही रहेंगे, एक ही साथ रहना है, अब बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, विस्तार से आपको बताएंगे अपनी स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इससे पहले भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने पर अफसोस जता चुके हैं। इतना ही नहीं, वे पीएम मोदी के सामने भी इसको लेकर कह चुके हैं और बार बार कहते आए हैं कि उनसे गलती हो गई, अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश झुककर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश भी कर चुके हैं। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया है। इसके अलावा बीजेपी नेता आर.के. सिन्हा के भी पैर छू चुके हैं। एनडीए की प्रमुख सहयोगी है जेडीयू। नीतीश कुमार खुद जेडीयू के प्रमुख हैं और लोकसभा चुनावों में जेडीयू बीजेपी के दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बनकर उभरी है। इस साल लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने में जेडीयू ने मदद की। इस बार आम चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। एनडीए में बीजेपी के बाद जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बिहार उपचुनाव के नतीजे कैसे आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा वे तो नतीजों को लेकर उत्सुक हैं। बिहार के लोग भी नतीजे जानने को लेकर बेचैन हैं। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तो परिवारवाद के मुंह से मुक्त है, पर जेडीयू, भाजपा, हम और आरजेडी ने परिवारवाद का ही सहारा ले रखा है। इसीलिए माना जा रहा है कि उम्मीदवारों से अधिक उनके सियासी संरक्षकों की साख दांव पर है। रामगढ़ में जगदानंद की साख की परीक्षा। रामगढ़ सीट की बात करें तो रामगढ़ सीट आरजेडी की ही रही है। यहां से आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सुधाकर सिंह के सांसद निर्वाचित होने से ये सीट खाली हुई थी। ऐसे में अजीत सिंह से अधिक जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह की सियासी साख दांव पर लगी हुई है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की परीक्षा। इमामगंज सीट जीतन राम मांझी के सांसद निर्वाचित होने से खाली हुई। मांझी अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। अपनी जगह मांझी ने बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। दीपा के पति संतोष सुमन विधायक हैं, यानी दीपा से अधिक जीतन राम मांझी और उनके विधायक बेटे संतोष सुमन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव की साख दांव पर। बेलागंज सीट की बात करें तो बेलागंज सीट बीच के 2 साल के अंतराल को छोड़ दे तो 1990 से ही आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव के कब्जे में रही है। सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। आरजेडी ने सुरेंद्र यादव की सियासी साख को देखते हुए उन्हें बेटे विश्वनाथ को उम्मीदवार बनाया। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बेलागंज जेडीयू के कोटे में गया। जेडीयू ने अपनी पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी पर दांव खेला है। दोनों उम्मीदवार दबंग सियासी घराने से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए उम्मीदवारों से अधिक उनके सियासी संरक्षकों के रसूख की यहाँ परीक्षा होने वाली है। तरारी में सुनील पांडे की ताकत का टेस्ट। वहीं भोजपुर जिले की तरारी सीट सीपीआई-एमएल की रही है। सुदामा प्रसाद यहां से विधायक होते हैं, अब वे सांसद बन गए हैं। माले ने राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर भाजपा के अपने कोटे की इस सीट पर पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दिया गया है। सुनील पांडे की लोकप्रियता का आलम ये रहा है कि पिछले 6 चुनावों में 4 बार ये सीट उनके ही परिवार में रही है। इसीलिए परिणाम जानने की जितनी उत्सुकता सुनील पांडे के परिवार को होगी, उससे कम आम जन को भी नहीं है। क्या पीके का 2025 का सपना पूरा होगा? वह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहली बार उपचुनाव के जरिए चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने परिवारवादी राजनीति से परहेज किया है, अच्छे उम्मीदवार भी उतारे हैं। प्रचार के दौरान जनसुराज चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बताते दिखाई देते हैं। 2025 में बिहार में
छा जाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को जनता का समर्थन मिलता है या नहीं, इसकी भी परख उपचुनाव में ही होनी है। उपचुनाव में पीके ने सबकी चिंता बढ़ाई। वहीं बिहार में तीसरा मजबूत प्लेयर बनने के लिए प्रशांत किशोर ने जिस तरह का माहौल बनाया है उससे सभी चिंतित है। इस चिंता की झलक तब शिद्दत से महसूस की जाती है जब आरजेडी ने अपने MY समीकरण को नए सिरे से परिमार्जित किया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब को आरजेडी ने प्रेम पूर्वक न सिर्फ अपनाया बल्कि ओसामा को चुनाव प्रचार के काम में भी लगाया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तमाम एहतियातन बरतने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चुनाव प्रचार के लिए उतारना पड़ा। तो नतीजे बनेंगे 2025 के लिए ट्रेंड सेटर। जनता जातिवादी और परिवारवादी राजनीति की पक्षधर है या प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक धारा के साथ चलने का मन बना चुकी है, इसका पता भी इस चुनाव में चलना है। प्रशांत किशोर अगर उपचुनाव में बेहतर परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये उनके सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। उपचुनाव के नतीजों का सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे सियासत के ट्रेंड का जरूर पता चलना है। परिवारवादी, जातीयता और पैसे की जीत होती है या जनता वैसा ही फैसला सुनाती है जिसके लिए प्रशांत किशोर पदयात्रा से अलग जगा रहे हैं, वो समय आने पर ही पता चलेगा। बात करें वहीं हरियाणा में शानदार जीत के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आए ज्यादातर एग्जिट पोल में रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के हक में ही दिखा है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार भाजपाइयों में अति उत्साह भरने के लिए काफी है। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी चेहरे की आड़ में अगर बिहार भाजपा अपने पांव पर खड़ा होना चाहे तो इसके आगे कोई बड़ी बाधा नहीं देखी जा रही। इसके बाद भी एनडीए की राजनीति बिहार में फलीभूत होती है तो ये किसी दबाव के मुक्त होगी जहां भाजपा का अपर हैंड दिखाई पड़ सकता है। वहीं झारखंड में भाजपा की जीत, सीटों की हिस्सेदारी या फिर पाला बदलने जैसे प्रकरण के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं होगी। नीतीश घर बड़े भाई बनना चाहते तो अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति में अपना अपर हैंड देखना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान भले जनता दल यूनाइटेड तीसरी नंबर पार्टी रही, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बने। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बड़े भाई की भूमिका के लिए जनता यूनाइटेड एक बार फिर सक्रिय हो चली है। खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट की बात बताकर भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। तब जेडीयू नेतृत्व का यह तर्क प्रचारित किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की, पर भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत हासिल की है। अपने इस स्ट्राइक रेट के हवाले जदयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी 120 सीटों पर लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर भाजपा को टेंशन दे दी थी। हरियाणा की जीत के बाद नीतीश कुमार भी टेंशन में नजर आए हैं। जिस तरह इसी महीने दरभंगा और जमुई के समारोह में पीएम के दौरे पर नीतीश कुमार चरण छूते नजर आए, झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं वे दबाव की स्थिति में नहीं होंगे। लोजपा के दबाव की राजनीति भी नहीं चलेगी। हालांकि आगामी बिहार विधानसभा को लेकर लोजपा और 50 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। लोजपा 50 सीटों पर लड़ने का आधार लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को बना रही है। झारखंड विधानसभा में भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा सहयोगी दल के दबाव से मुक्त हो जाएगी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में चले जाने के दबाव से मुक्त भाजपा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, ये राजद के कुछ नेता प्रचारित करवा भी रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम की जनसभाओं में बार बार यह दोहरा रहे हैं कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे कहकर भाजपा की महत्वपूर्ण स्थिति को बताने का काम कर रहे हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।